बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विश्वास अब अति विश्वास में बदल गया है। अपनी रैलियों में विपक्ष पर वार करते हुए वो एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि जनता ने देश का नेता चुन लिया है और वो नेता है नरेंद्र मोदी। भीड़ के शोर को मतदान का सर्टिफिकेट मान लेना हसीन सपने देखना है, जिसकी सच्चाई सवालों के घेरे में होती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि आपका जितना जानते होंगे, भविष्य का प्रधानमंत्री उससे ज्यादा आपको जानता होगा। ये तो खुद देश नहीं जानता कि उसका भावी प्रधानमंत्री कौन है, तो फिर मोदी कैसे जान गए? ताज्जुब है। जीत का भरोसा तो राजनीति और राजनेताओं में होता ही है, लेकिन ऐसा भरोसा बड़ी राजनीति और बड़े राजनेताओं में नहीं होता। ये विश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास की उफनाई हुई नदी है जो प्रतिरोध के सभी तटबंधों को देखने से इनकार कर रही है, या फिर उसे यकीन है कि वो राजनीति के सभी टिहरी बांधों को तोड़ देगी। मैंने यहां से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है, और यहां के अनेक परिवारों से मेरा बड़ा निकट संपर्क रहा। यहां के सुख दुख से मैं परिचित हूं। शायद यहां के जनप्रतिनिधि आपका जितना जानते होंगे, भविष्य का प्रधानमंत्री उससे ज्यादा आपको जानता होगा। इन दिनों मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और तकरीबन दिन में एक बार जरूर ऐसा कुछ कह जाते हैं जिससे पता चलता है कि उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का प्रमाण पत्र मिल गया है। भीड़ उनकी रैलियों में जुट रही है और उनके इशारों सवालों पर शोर भी कर रही है, लेकिन क्या भीड़ लोकतंत्र में सहमति की उंगलियां बन जाती है? आप माने न माने, मोदी मानते हैं कि विपक्ष को अपनी नियति मालूम है। इनकी नींद क्यों उड़ गई है? ये बेचैन क्यों है? वे बेचैन इसलिए हैं कि उनको पता है 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी। ऐसा करते हुए मोदी ने कई बार इतिहास की महान लड़ाइयों को छोटा कर दिया है। बागपत की रैली में जहां उन्होंने एक विकलांग को मंच पर बुलाकर उससे गले लगाकर खुद को बड़ा कर लिया, वहीं 2014 की लड़ाई को 1857 के गदर से जोड़कर हास्य का पात्र बन गए। ऊपर से कमल और रोटी के नारे को कमल और मोदी के नारे से तौलकर अपना वजन खुद ही घटाया। 1857 का स्वातंत्र संग्राम था स्वराज्य के लिए, अंग्रेज मुक्त भारत के लिए, और तब संदेशवाहक था कमल और रोटी। ये 2014 का संघर्ष है सुराज्य के लिए। 2014 का संघर्ष है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, और 2014 का संदेश है कमल और मोदी। कहा जाने लगा है कि मोदी बीजेपी को निगल गए हैं, पार्टी छोटी हो गई है, मोदी बड़े हो गए हैं। उनकी नीतियां चलती हैं, उनके फैसले माने जाते हैं, उनके चुने हुए नेता निर्णय लेते हैं। पार्टी में धुर विरोधियों को बुलाया जा रहा है, धुरंधरों को निकाला जा रहा है। किस विश्वास के सहारे? क्या उन्होंने जान लिया है कि देश उन्हें भावी प्रधानमंत्री मानता है? उनके पास ऐसी कौन सी दृष्टि और कौन सी युक्ति है कि वो भारत के जटिल चुनावी समीकरणों के सूत्र खोज निकाल लाए हैं? क्रांतिकारी कवि पाश ने कहा है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। बड़े बुजुर्गों से सुना है, सबसे मुश्किल होता है दीवा स्वप्नों को सच करना। आज तक ब्यूरो। मोदी का पूरा प्रचार अभियान कुछ इस तरह से है कि लगता है कि वो खुद को प्रधानमंत्री मानकर चल रहे हैं। चाहे प्रचार सामग्री हो या फिर भाषण, सब पर मोदी की छाप साफ नजर आती है। हर हर मोदी, हर हर मोदी।
किसी एक नेता को लेकर ऐसा चुनाव प्रचार हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान की सियासत ने बड़े बड़े नेता देखे, लेकिन व्यक्ति केंद्रित ऐसा प्रचार कभी नहीं देखा। चाहे बीजेपी का चुनाव अभियान हो या फिर विपक्ष का, किसी नेता का ऐसा भाषण ना होगा जिसमें मोदी का जिक्र ना आता हो। ऐसे में नरेंद्र भाई भला क्यों ना सोचें कि 16 मई के बाद दिल्ली उनकी है और सारे दल उन्हीं को रोकने के लिए अपनी ताकत खर्च कर रहे हैं। इस सत्ता में बैठे हुए लोगों से गठजोड़ कर रहे हैं कि कुछ भी करो, मोदी नहीं आना चाहिए। कुछ भी करो, मोदी नहीं आना चाहिए। उन सबको पता है कि 16 मई के बाद उनकी जगह कहां है और इसलिए कांप रहे हैं। मोदी जल्दी में है, वो पूरे देश का चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली में कमल खिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। उन्हें सिर्फ कमल और मोदी नजर आ रहा है। ये 2014 का संघर्ष है सुराज्य के लिए। 2014 का संघर्ष है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए और 2014 का संदेश है कमल और मोदी। 1857 में था कमल और रोटी, 2014 में है कमल और मोदी। 1857 के विद्रोह की ऐसी तुलना शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन नमो की सोच तो सबसे अलग है। नीतीश कुमार ने जब कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से भेजी गई सहायता ठुकराई तो उसमें भी मोदी रोको मिशन जोड़ लिया। जब कोसी में बाढ़ आई थी, गुजरात के जनता ने बहुत दिल से, प्यार से, संवेदना के साथ आपकी मदद करने के लिए राशि भेजी थी, मदद भेजी थी, धन भेजा था। लेकिन एक राजनेता का अहंकार इतना आसमान पर था, उन्होंने गुजरात के लोगों के मुंह पर थूकने का प्रयास किया था। मोदी कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता देश की समस्याओं का हल ढूंढना है, जबकि विपक्ष का मिशन सिर्फ मोदी को रोकना है। और मैं लगातार कोशिश करता हूं, देश की समस्याओं के हल ढूंढने में लगा रहता हूं। मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। वे लगे हैं, मोदी का हल ढूंढने में लगे हैं। मोदी के भाषण से साफ नजर आता है कि वो मान बैठे हैं कि इस बार चुनाव में उन्हीं की सरकार बन रही है। अब ये नरेंद्र भाई के हसीन सपने हैं या ये सपना हकीकत बनेगा, 16 मई को इसका पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। मोदी अगर खुद को पीएम मान बैठे हैं तो इसकी बड़ी वजह यह भी है कि सारी पार्टियां उन्हें मुख्य प्रतिद्वंदी मान बैठी हैं। जरा सुनिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज चंडीगढ़ में रैली में क्या कहा। बीजेपी ने इस बार अपनी पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है जिसने सन 2002 में अपनी खुद की सरकार के रहते हुए यहां अपने गुजरात प्रदेश को ही गोधरा कांड दंगों की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया था। और यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से अपने देश का पीएम बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहां अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो सकता है, जिसे आप लोगों को देश व जनहित में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। बीजेपी में शामिल किए जाने के कुछ देर बाद निकाले गए नेता साबिर अली अपनी पत्नी के साथ इंसाफ मांगने निकले हैं। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नकवी से माफी मांगने को कहा। साबिर की पत्नी यास्मीन ने कहा कि नकवी या तो भटकल से उनके पति के रिश्ते होने के सबूत लाएं या बिना शर्त माफी मांगे। बीजेपी में आए फिर नकवी जी के संगीन आरोप लगाते ही पार्टी और जनता दोनों की नजरों से गए साबिर अली अब इंसाफ के दर पर आए हैं।
आए तो अकेले, लेकिन पूरे हुए पत्नी के साथ। पति के ऊपर लगे संगीन आरोपों का दाग धोने के लिए पत्नी मुंबई से खास तौर पर यहाँ आई। भावनाओं के इस मंच पर खुद खेलने से पहले साबिर अली ने भावुकता की मूरत यानी महिला यानी अपनी पत्नी को मंच दे दिया। बात ये हुई कि वहाँ हम लोग घर पे मिले, तो ये उन्होंने कौन सी दूरबीन से देखा कि हम लोग घर पे मिले। ये छोटी बात नहीं है, कहने के लिए तो बहुत हल्की थी उनके जबान पे, लेकिन बहुत बड़ा रूप ले लिए इस बात की। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। यास्मीन ने कहा, भटकल के साथ जोड़ने से साबिर अली का पूरा परिवार आतंकियों से जुड़ गया। किस आधार पर नकवी जी ने ये आरोप लगाया, या तो सबूत दें या फिर बिना शर्त माफी मांगे। 24 घंटे के अंदर मुझे उनकी तरफ से एक अपॉलजी लेटर चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो किसी वजह से कहा होगा, या जो भी उनके रीजन है वो सच रीजन सामने रखे, और नहीं तो सबूत दें कि हमारा ताल्लुक यासीन भटकल से है। जेडीयू से निकाले गए साबिर अली बीजेपी में कुछ ही घंटों का मेहमान रहे। बीजेपी ने भी उन्हें बाहर कर दिया और संगीन आरोपों से भर दिया। मिली हुई पार्टी जाती रही और थोड़ी बहुत बची इज्जत भी मिट्टी पलीद हो गई। साबिर अली बेसहारा हो गए। कहाँ जाते, किससे कहते। मीडिया के सामने दुखड़ा रोने आए तो जीवन भर की साथी पत्नी साथ आई और नकवी जी के सामने 24 घंटे की मियाद रख दी कि नकवी साहब इस बात का या तो खुलासा कर ले 24 घंटे में, और नहीं तो माफीनामा दें आप लोगों के सामने, अपोलोजाइज करें, और वरना 24 घंटे के बाद में जो आप लोगों का तरीका है सही बात को सामने लाने का, वो मैं सामने लाऊंगी। उनके घर के सामने जाके मैं अकेली धरना दूंगी। साबिर अली किसी घाट के तो नहीं रहे, पर घर के अब तक हैं। दिख रहा है उनकी पत्नी उनके लिए धरना देने को तैयार हैं। साबिर अली कह रहे हैं कि नकवी ने प्रमाण दिया तो सबके सामने प्राण देंगे। पत्नी कह रही हैं कि 24 घंटे में प्रमाण दें या घर के सामने उनका धरना झेलें। मुख्तार अब्बास नकवी चुप हैं। 24 घंटे का समय शुरू हो चुका है, आप इंतजार कीजिए। सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। चंडीगढ़ में रोड शो करते हुए अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक खराब हो गई और दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गुल पनाग को इतने वोटों से जिताएं कि बड़े बड़ों की जमानत जब्त हो जाए। चंडीगढ़ में ढोल नगाड़ों के साथ केजरीवाल का काफिला निकला। समर्थकों के सिर पर टोपियां सजी थीं, जुबान पर बदलाव के जुमले चढ़े थे। निशाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल आए। सड़क पर चलते हुए इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने पवन बंसल की हवा गुम करने की अपील की। यहाँ 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक किरण खेर, एक पवन बंसल और एक गुल पनाग। पवन बंसल के बारे में सारे जानते हैं। खुली जीप पर गुल पनाग के लिए खुलकर वोट मांगने निकले केजरीवाल को प्रशासन ने जरा बांध दिया। पुलिस का घेरा उन्हें घेरे हुए था। 3 दिन पहले ही घूंसे वाली घटना हुई, लिहाजा वो चाहकर भी जनता से मिल नहीं सके। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि यार जनता को आने दो, जनता को मत काटो हमसे। पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे हैं। पुलिस वालों ने चारों तरफ घेरा बना लिया डंडों से। ऐसे थोड़ी होता है। कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जनता है और आखिरकार केजरीवाल का भरोसा है कि जीत दिख रही है, जीत के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। बहुत जबरदस्त समर्थन है और जनता टूट के पड़ रही है, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है और सच्चाई की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, इस देश के लोगों की लड़ाई है। उन्होंने लड़नी है लड़ाई, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। केजरीवाल कहते हैं कि ये जनता का चुनाव है, जनता चुनेगी। पार्टियां पीछे छूट चुकी हैं, तो पीछे छूटने की इस परिभाषा में वो सब आते हैं जो पार्टी चलाते हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी को चलाते हुए और चंडीगढ़ में चलते हुए उनकी तबीयत अचानक बैठ गई। पता चला केजरीवाल ने रोड शो बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटने का फैसला कर लिया। अनुराग ढांडा, चंडीगढ़ आज तक।